हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों आज से जो हमें हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले मैं आपको दो सब्जेक्ट जो है वो कवर करवाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमिक्स। जिसके इंडियन इकोनॉमिक्स है उसमें मैं 3-4 पार्ट है जो पहले के वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आज से जो है हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम जो है हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस से पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज से जो हमें सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत के बारे में हम जो है सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है एग्जाम की जो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको जो है सभी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही ज्यादा डिटेल से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो आपसे जो मतलब इंडियन हिस्ट्री है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर चुका हूं, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन पॉलिटी जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको भी साथ साथ लेते चलूं। मतलब एक आध जो मतलब दो पार्ट उनके, तो कम से कम एक पार्ट उसका, ताकि जो हमारे ऊपर भार है वो हमारा थोड़ा बहुत भार घटता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, क्योंकि यहीं से जो है हमारी हिस्ट्री की जो है शुरुआत होती है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप मतलब किसी भी एक जगह पे जाइए, ठीक है, तो और उस जगह की खोज का पता लगाइए कि वहां पर 10,000, 20,000 या 1,00,000 ईसा पूर्व उस जगह पर क्या था, उस जगह पर मानव किस तरीके से रहते थे। तो आप जब उस जगह पर जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते रहेंगे। एक तो रहेगा आपके पास लिखित साक्ष्य, जो किसी भी जगह का पता लगाने के लिए उपलब्ध होते हैं, लिखित साक्ष्य, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, आप इन्हीं 2 तरीकों से किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं। एक होता है लिखित साक्ष्य, यानी जो मतलब लिखित होता है, और एक होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी मतलब मृतभांड हो गया, ठीक है, सिक्के हो गए, मोहरे हो गए, ठीक है, मकान हो गए, तो ये मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप जब जाएंगे उस जगह में तो आप 2 ही तरीके आपके पास होंगे, या तो उस जगह के बारे में आपको लिखित साक्ष्य कोई प्राप्त होगा, या उस जगह के बारे में आपको जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे। और दोस्तों इन्हीं 2 उनके इन्हीं 2 स्रोतों के आधार पर हम जो है पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, इन्हीं 2 जो है स्रोत है, इनके आधार पर हम पूरी हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि जो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, और एग्जाम में इसे बहुत ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ मतलब ये टॉपिक पढ़िए, हमारी वीडियो को पूरा देखिए इस टॉपिक के बारे में, और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं। हालांकि टॉपिक यही होना चाहिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जब हम आज प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के जो है क्वेश्चन पेपर उठाइए, और आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हल कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से हल होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों जो भारतीय इतिहास है उसे भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए हमारे भारतीय इतिहास का जो स्वरूप है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्राक इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों इनको हम समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले समझते हैं प्राक इतिहास के बारे में। दोस्तों प्राक इतिहास और प्राग ऐतिहासिक ये दोनों एक ही है। जो मैंने सबसे ऊपर बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल और प्राक इतिहास ये दोनों एक ही वर्ड है, आप इन्हें अलग अलग मत समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कंफ्यूज कर सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल की जगह आपको प्राक इतिहास दे देता है। ठीक है, तो आप इन दोनों जो शब्द है इन पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, प्राक इतिहास का जो समय होता है, इस समय आपके पास सिर्फ किसी भी जगह के बारे में पता लगाने के लिए आपके पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं, यानी जो मटके मनके मोहरे, ठीक है, और जो है मकान, आपके पास जो है पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं। आपके पास कोई भी इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया दोस्तों कि प्राक इतिहास में आपके पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, और लिखित साक्ष्य कोई भी उस समय प्राप्त नहीं होगा कि आपको उस समय लिखित साक्ष्य प्राप्त हो और आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों उस समय आपके पास लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं होगा। आपको उस जगह की जो जानकारी प्राप्त करनी होगी वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करनी होगी। दोस्तों जैसे औजार हो गया, बस्तियां हो गई, अस्थियां हो गई, मटके हो गए, मनके हो गए, मोहरे हो गई। ठीक है, तो ये सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और दोस्तों दूसरा जो आधार है वो है आद्य इतिहास। ठीक है, आद्य इतिहास में दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास होते ही हैं पहले से ही।
ठीक है। और इस समय हमारे पास लिखित साक्ष्य भी आ जाते हैं, हमारे पास लिखित साक्ष्य भी कुछ कुछ उपलब्ध होते हैं। लेकिन दोस्तों लिखित साक्ष्यों की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये देखिए कि मतलब लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध तो हैं, लेकिन हम उस लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ नहीं पाए, अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। देखिए पुरातात्विक साक्ष्य आपके इस समय उपलब्ध है आदि इतिहास में, और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें जो है लिखित तो है, मतलब साक्ष्य जो उपलब्ध है, लेकिन परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब जो आदि इतिहास का जो लिखित साक्ष्य है इसके बारे में अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, इसकी जो है लिखित साक्ष्य को हम अभी तक समझ नहीं सके हैं। यानी मतलब इस समय जो है काक है, ग घ, तो मतलब उस समय कैसे लिखा जाता था, उस समय क्या कैसे लिखा जाता था, घ कैसे लिखा जाता था, हमें क्या पता। हम उस समय की जो लिपि है, उस समय की जो भाषा है उसको हम नहीं समझ पाए। और दोस्तों इसमें जो आता है वो हड़प्पा काल आता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हड़प्पा काल की दोस्तों जो भाषा है वो है भाव चित्रात्मक, और इस भाषा को अभी तक हम समझ नहीं सके हैं। दोस्तों जिस दिन हम इस भाषा को पढ़ लेंगे, जिस दिन हम इस भाषा को समझ लेंगे हड़प्पा काल की भाषा को, तो वो आद्य इतिहास से ऐतिहासिक काल पर आ जाएगी। मतलब ये जो हड़प्पा काल है ये आद्य इतिहास से ऐतिहासिक काल में उठकर आ जाएगा, ठीक है। ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा आसान है, इसमें आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य पहले से ही उपलब्ध है और आपके पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, और आप लिखित साक्ष्य उपलब्ध है प्लस इसको जो है पढ़ा भी जा सका है और इस लिखित साक्ष्य को समझा भी जा सका है। जैसे बौद्ध, जैन, महाजनपाद और महाजनपद काल, और इसकी जो बाद की जो हिस्ट्री है उस सारी हिस्ट्री हम लिखित साक्ष्य प्राप्त है, उस सभी हिस्ट्री में हमें। तो दोस्तों इन जो टॉपिक है इन तीन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राग इतिहास के बारे में, ठीक है। प्राग इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक है, यानी प्री हिस्ट्री के बारे में। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, इसमें क्या होता है। ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। दोस्तों मैंने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है आपके पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। आप जो सिर्फ है मतलब उस समय के बारे में जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहते हैं। सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े तो मतलब इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग इतिहास। ये दोनों वर्ड एक ही है, मैंने आपको बताया। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की खोज का इतिहास, तो मतलब भारत में जो प्राग इतिहास का जो सबसे पहले जो काल है वो खोजा गया, वो किसने खोजा है और किस तरीके से खोजा है और कहां पर खोजा है, ठीक है, इन्हें हम जानते हैं। दोस्तों जो सबसे पहले जो भारत में प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसकी जो खोज हुई है वो ये 1863 में। सबसे पहले 1863 में दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो संस्था है उसके जो वैज्ञानिक थे वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, ये थे। और ये जो दोस्तों भूगर्भवेत्ता भी है, ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है दोस्तों भूगर्भवेत्ता भी है। तो मतलब इन्होंने सबसे पहले पल्लवरम में दोस्तों ये तमिलनाडु के पास पड़ता है एक औजार की खोज की। इन्होंने सबसे पहले पल्लवरम में एक जो है औजार की खोज की और यहीं से ही भारत में प्राग ऐतिहासिक काल है जो उसकी जो खोज है उसके बारे में जो खोज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सबसे पहले खोज किसने की दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछता है कि खोज किसने की और कब की। तो आपका जो जवाब होगा वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की और जो है 1863 में की। दोस्तों 1863 आप कैसे याद रखेंगे, 1857 की क्रांति हुई है उसके ठीक 6 साल बाद 1857 क्रांति आपने पढ़ी है दोस्तों, मैं उसे भी पढ़ाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे उसे भी हम बहुत ही डिटेल से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है दोस्तों ये मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक थे, मैंने बताया आपको। इसके अलावा ये पुरातात्विक विद भी थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके जो है संस्थापक थे और इसकी जो है मूलतः ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और इसके अलावा ये पुरातत्वविद भी थे, ठीक है। आप ध्यान रखिए इनकी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस है। इसीलिए जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है जिसने 1863 में प्राग ऐतिहासिक काल के जो औजार है उनके बारे में खोज की, इसे भारत में प्राग ऐतिहासिक काल जो है इनकी खोजों का जनक कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की खोजों का जनक किसे कहा जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ठीक है। आप देखते हैं तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है। इसके जो जनक है दोस्तों ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके जो जनक है या फिर दोस्तों पहले जो व्यक्ति है भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है। 1861 में ये दोस्तों बने थे
और इसे बनाया किसने था? लॉर्ड कैनिंग का। उस समय जो समय चल रहा था 1861 का, लॉर्ड कैनिंग उस समय हमारे जो भारत है उसके वायसराय थे, और इन्होंने पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की, और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे ये भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। मतलब जो है आप समझिए कि लॉर्ड कैनिंग उस समय के जो भारत के 1861 में वायसराय थे भारत के, इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और इसकी जो प्रथम महानिदेशक थे वो दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो आपसे यही एग्जाम में पूछता है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, या इस समय उसके वायसराय कौन थे, तो आप याद रखिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आपको यही बिल्कुल मतलब आपको कुछ छोड़ना नहीं है दोस्तों, आप मतलब बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि जब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ लेते हो तो आप उस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हो वर्तमान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। जो हमने ऊपर पढ़ा कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और वर्तमान में पुरातात्विक विभाग जो सर्वेक्षण है ये जो है संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, और 2011 में जो है इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। आप इन्हें याद रखिए। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरी, दोस्तों ये महाराष्ट्र में एक स्थान है, बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए। मतलब भारत में जो सबसे पुराने पाषाण काल, सबसे पुराने जो पाषाण उपकरण, दोस्तों पाषाण का यानी अर्थ है पत्थर, सबसे पुराने जो है पत्थर के औजार जो है प्राप्त हुए हैं वो बोरी नामक स्थान से हुए हैं, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। दोस्तों याद रखिए 14 लाख वर्ष पूर्व जो मतलब प्राप्त हुआ है जो औजार वो बोरी से प्राप्त हुआ है। बोरी जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। और एक ये पाषाण उपकरण है, ये पत्थर के औजार हैं। पुरातत्वविद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो प्रागैतिहासिक काल, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में इस चैप्टर में, तो दोस्तों उसको जो है ये जो थॉमसन है, तो ये वैज्ञानिक है दोस्तों इसके डेनमार्क के, तो मतलब इन्होंने जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से 3 भाग है वो हम देखते हैं। जो कोपेनहेगन, दोस्तों ये कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं, इसने किन 3 भागों में बांटा गया है। ये प्रागैतिहासिक काल जो दोस्तों सबसे पहले बांटा गया पाषाण युग में, यानी जो पत्थरों का जो काल था उसे पाषाण युग कहते हैं। और जो कांस्य युग है दोस्तों, कांस्य युग मतलब इस समय जो कांसा जो है तैयार हो चुका था, तो मतलब कांस्य का युग। और तीसरा है लौह युग, इस समय जो है जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो लोहे का प्रयोग करने लगे थे। तो दोस्तों आप इसको समझिए कि प्रागैतिहासिक काल है जो इसको 3 भागों में बांटा गया। एक है पाषाण युग, ठीक है, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। और दोस्तों जो पाषाण युग है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग है तो दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। आप इन्हें याद रखिए। और दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आप याद रखिए कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। फिर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल, मध्य काल और नव पाषाण काल। और जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों आप जो इस ग्राफ है आप इसको याद रखिए। दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे पाषाण युग के बारे में, ठीक है। पाषाण युग को आज हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। ये पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, नव पाषाण काल पढ़ेंगे। और जो ये जो 2 टॉपिक है इसे हम जो है नेक्स्ट से जो पार्ट है आएगा इसके उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाषाण काल के बारे में, यानी पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। दोस्तों पूरा पाषाण काल है जो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मैंने पीछे बताया आपको यही 3 भाग हैं। और जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व, मतलब जो दोस्तों ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट यानी BC लिखते हैं, ठीक है। और जो मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 1.5 लाख से 40,000 BC है। और जो उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब दोस्तों जो पूरा पाषाण काल का जो समय है उसे मैंने आपको बता दिया है कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन हम जो सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में जो पढ़ेंगे और इसके जो समय है वो 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। इसलिए इसका जो समय दे रखा है वो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है। और दोस्तों इस समय जो व्यक्ति रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, उनके लक्षण क्या थे, अब हम उन्हें जानते हैं।
इस समय जो व्यक्ति हैं वो आखेटक या शिकारी होते थे दोस्तों। आखेट मतलब होता है शिकार करना, यानी भोजन संग्राहक भी होते थे दोस्तों इस समय। और आखेट जो है, आखेट का अर्थ ही होता है शिकार करना। तो इस समय जो व्यक्ति है वो शिकार पर निर्भर था, मतलब जो है शिकार से अपना जो है जीवन यापन करता था, शिकार से अपना जो है खाने का जो है प्रबंध करता था, ठीक है। और इस समय जो खाद्य संग्राहक भी थे व्यक्ति। खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि मतलब कोई भी खाने चीजें की जो वस्तु है उन्हें जो है इकट्ठा करना, ठीक है दोस्तों। जो इस समय जो है व्यक्तियों को पशुपालन का ज्ञान नहीं था, इस समय का पशुपालन का ज्ञान नहीं था। और इस समय जो आग है उसका ज्ञान तो था, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं उसका ज्ञान नहीं था। अब आप समझिए कि आपके पास अगर कोई चीज है, आप वो चीज आपके पास उपलब्ध तो है, लेकिन उस चीज को आपसे उपलब्ध मतलब जो है उपयोग कैसे करना है आपको वो नहीं पता है। जैसे आप मान के चलिए आपके पास एंड्रॉइड फोन है, एप्पल का फोन है, आपके पास एप्पल का फोन तो है दिखाने के लिए, हाँ भाई मेरे पास एप्पल का फोन है, लेकिन आपको जब एप्पल का फोन चलाना ही नहीं आता है तो आप उस जो फोन है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो मतलब इसी ऐसा ही दोस्तों आग के संदर्भ में है, क्योंकि आग का उस समय ज्ञान था, किंतु जो आग का उपयोग किस तरीके से करना है उसका ज्ञान नहीं था। और इस समय जो औजार थे वो स्फटिक या क्वार्टजाइट के होते थे, और ये सल्क ब्लेड या फलक के होते थे, मतलब इसकी जो धार है वो बहुत ही ज्यादा नुकीली होती थी, ठीक है। और इसमें जो औजार है ये चॉपर, चॉपिंग, चेबुल और उपकरण, ये मतलब ये अन्य प्रकार के औजार हैं दोस्तों। ये आपसे पूछता है कि ये जो औजार है ये किस जो काल में पाए गए, तो आपका जो उत्तर होगा वो है पूरा पाषाण काल, ठीक है। और ये सुहन नदी से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यही जो मतलब एक एक जो पॉइंट्स है आप इन्हीं को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहीं भी पूछ सकता है। और हम जो है मतलब सभी एग्जाम को लेकर चल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जाम का टारगेट नहीं। आप चाहे यूपीएससी को देख लीजिए, आप चाहे आरएएस को देख लीजिए, आप चाहे एसएससी को देख लीजिए, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, आप कोई भी मतलब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद है। मतलब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उस टॉपिक को हल कर पाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों, हमें जो दक्षिण भारत में एक नई संस्कृति प्राप्त हुई है जिसका जो नाम है वो है मद्रास संस्कृति। अब दोस्तों मतलब कि पहले तो हमने पढ़ा कि उसमें जो है जो पत्थर से औजार प्राप्त होते थे, ठीक है। हमने जो इसके लक्षण देखे, इसमें औजार की जो पत्थर से औजार होते थे वो बहुत ज्यादा नुकीले होते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत इसमें एक नई संस्कृति का उदय हुआ है जो है मद्रास संस्कृति के नाम से। और ये जो दोस्तों ये हैंडेक्स उपकरण जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। हैंडेक्स उपकरण का मतलब जो हाथ से बने हुए औजार है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी और गड़ासा, ये औजारों का उपयोग करते थे। कौन लोग? मद्रास संस्कृति के व्यक्ति, जो मतलब ये जो दक्षिण भारत है इसमें प्राप्त हुई है मद्रास संस्कृति। और इसके जो स्थल है पूरा पाषाण काल के स्थल भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपसे एग्जाम में जो है स्थल भी पूछा जाता है, या आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि अतिरम पक्कम किस जो है किस काल का स्थल है, किस काल का स्थान है ये, ठीक है। अतिरपक्कम दोस्तों, अतिरपक्कम जो तमिलनाडु के पास है। एक यहाँ पर जो मतलब औजार पाए गए हैं पूरा पाषाण काल के। और एक हथनौरा है एमपी की नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। एमपी जो है मध्य प्रदेश, इसकी जो नदी के किनारे है नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा जो है मतलब जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर जो है मानव खोपड़ी के कंकाल का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव खोपड़ी यानी जो मनुष्य की जो खोपड़ी है, जो कंकाल है, इसका जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मानव खोपड़ी के कंकाल का जो पहला साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका आंसर होगा हथनौरा, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछने आ लगा है आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और जो इसका तीसरा स्थल है वो भीमबेटका का गुफा है, ठीक है। भीमबेटका दोस्तों ये भी एमपी में है, नर्मदा घाटी के किनारे। यहाँ जो है 100 से ज्यादा गुफाएं दोस्तों, और इन गुफाओं में जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से चित्रकारियां की हुई है दोस्तों। जब मैंने आपसे इकोनॉमिक्स स्टार्ट की तो उसके सबसे पहले जो पार्ट में उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत जिक्र किया है भीमबेटका की गुफा में, और मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आज जो है हम इनके बारे में जानेंगे कि भीमबेटका की जो गुफा है इसमें जो 100 से ज्यादा गुफा है, और इनमें जो इन गुफाओं की जो चित्रकारियां हैं वो बहुत ज्यादा प्राचीन है और बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इनमें चित्रकारियां की हुई है भीमबेटका की गुफा में, ठीक है। दोस्तों देखते हैं भीमबेटका में जो मतलब स्थल है जो दोस्तों, इसमें जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। दोस्तों ये जो तीनों चित्रकारी जो मतलब तीनों काल की जो चित्रकारियां ये यहाँ पर प्राप्त होती हैं भीमबेटका में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल की जो तीनों की चित्रकारियां, तीनों के समय की चित्रकारियां यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से पूरा मध्य
नवपुरा पाषाण काल है, जो तीनों की चित्रकारियां की प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, मैंने यही बताया। ठीक, और इसी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसी वजह से जो यूनेस्को दोस्तों जो मतलब यूएन की जो मतलब एक संस्था है यूनेस्को, इसने जो विश्व धरोहर के स्थल के रूप में इसे शामिल किया, किसे, भीमबेटका को, क्योंकि यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो बहुत ज्यादा अधिक हैं, 100 से अधिक गुफाएं, और इन गुफाओं में जो चित्रकारियां की गई हैं वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, और इन गुफा की जो मतलब सबसे खास बात यह है कि इन गुफा की जो तीनों समय की चित्रकारियां यहाँ से प्राप्त होती है, यानी पुरा पाषाण काल के समय जो चित्रकारी होती थी वो भी यहाँ से प्राप्त होती है। मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में जिस तरीके की जो मतलब चित्रकारी होती थी वो भी यहाँ से प्राप्त होती है, और नवपुरा पाषाण काल के बारे में जो चित्रकारी होती थी वो भी भीमबेटका से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। दोस्तों अब देखते हैं मिर्जापुर, जो इसका नेक्स्ट स्थल है। यहाँ से जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों जो काल के औजार प्राप्त होते हैं। तो आप जो तीनों काल की जो चित्रकारियां वो भीमबेटका से प्राप्त होती हैं, और जो तीनों काल के जो औजार हैं वो मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बेलन नदी घाटी दोस्तों मिर्जापुर के आसपास ही है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मतलब कि जो हड्डियों से जो मातृ देवी की प्रतिमा बनाई गई है वो यहाँ से प्राप्त हुई है, मिर्जापुर से। ठीक है, तो आप याद रखिए। अब देखते हैं मध्यपुरा पाषाण के बारे में, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। आप देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, यानी मिसोलिथिक पीरियड के बारे में। ठीक है, इसका जो मतलब सबसे पहले जो खोज हुई थी दोस्तों 1867 में हुई थी, और इसकी जो सबसे पहले खोज की थी वो विद्वान C.L. कार्लाइल द्वारा की गई थी। और जो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही ये सबसे पहले आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। और इसका जो समय है दोस्तों ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और दोस्तों पुरा पाषाण काल का समय क्या था, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पुरा पाषाण काल का जो समय था। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो मध्य पुरा पाषाण काल का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज्यादा सीक्वेंस से पढ़ेंगे, और आपको जो इस समय जो है जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आपको टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, कि आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि हम जो किस समय किस टॉपिक में और किस जो काल के बारे में बात करें, और उस जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जो समय था वो क्या है, वो काल क्या है, उसका समय क्या है। ठीक है, आपको उसके बारे में याद करना है। और इसके जो मध्यपुरा पाषाण काल का है जो दोस्तों, इसमें जो मनुष्य के लक्षण क्या थे, इसमें जो क्या करते थे वो देखते हैं। इसमें जो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, पहला पशु जो था वो कुत्ता था, जो दोस्तों पहला पालतू पशु था वो कुत्ता ही था। और जो इसमें जो है जो पशुपालन की जो शुरुआत हो चुकी थी, शिकार तो चलता रहेगा क्योंकि शिकार की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो और इसमें जो औजार देखते हैं, औजार इसमें औजारों में किस तरीके से बदलाव आया। इसमें जो औजार है मध्यपुरा पाषाण काल में, इसमें माइक्रोलिथ और जो औजार मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे उनका प्रयोग होने लगा, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज धार वाले। और आप खुद ही सोचिए, जब ज्यादा तेज धार वाले अगर आपके पास औजार होंगे तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरीके से आसानी से काट सकेंगे उसको। ठीक है, तो मतलब ये जो औजार हैं ये जो है शिकार में बहुत ही ज्यादा उपयोग में आते थे, ये तेज धार वाले जो औजार होते हैं। ठीक है, और इसके स्थल देख लेते हैं। इसका जो स्थल है ये बागौर है और आदमगढ़। बागौर दोस्तों, बागौर और आदमगढ़ दोनों से जो 5,000 ईसा पूर्व जो है पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है इन दोनों जगह से दोस्तों। ठीक है, 5,000 ईसा पूर्व मतलब पशुपालन का पहला साक्ष्य। दोस्तों पहला जो पशु था वो कौन था, कुत्ता था। ठीक है, जो पहला पशुपालन है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा जो स्थल है वो है लेखैया। ठीक है, लेखैया दोस्तों यूपी इलाहाबाद में पड़ता है, और यहाँ से जो सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब सबसे अधिक संख्या में मानव कंकाल प्राप्त हुए लेखैया से। दोस्तों यही जो आपसे पॉइंट्स है आपको यही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और जो है मतलब चौपानी मांडू दोस्तों ये भी यूपी इलाहाबाद में ही है। यहाँ से जो है मृतभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और सराय नाहर राय दोस्तों ये जो यूपी में है, प्रतापगढ़ के पास में, इसमें जो युद्ध का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो कुछ मतलब तलवारें भी मतलब यहाँ से मिली है। इसमें 4 नरकंकाल जो है एक साथ प्राप्त हुए और एक स्तंभ गर्त भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये जो दोस्तों यूपी प्रतापगढ़ है इसमें एक स्थान है महादहा। ठीक है, यहाँ जो है मृग श्रृंग के जो छल्ले प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं, और स्त्री और पुरुष जो है युगल समाधान मतलब स्त्री और पुरुष की जो है एक साथ मतलब शव जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्या इसका कारण जो सती प्रथा है या फिर मतलब क्या कारण है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया। क्योंकि दोस्तों इतने साल पुराने हम किसी भी चीज का अच्छी तरीके से अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट उस समय क्या हुआ है या क्या होता था एग्जैक्ट, हम उस समय के बारे में एग्जैक्ट तरीके से पूरी तरीके से पता नहीं लगा सकते।
ठीक है। और जो तीसरा जो मतलब स्थान है जो दमदमा है दोस्तों, ये भी यूपी प्रतापगढ़ में ही है। यहाँ से जो है 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए और 5 युगल संवर्धन। दोस्तों ये 3 नर कंकाल एक साथ का मतलब कि दोस्तों वैज्ञानिकों ने जो है मतलब इस वैज्ञानिकों को हैरान किया हुआ है इसने कि 3 नर कंकाल का एक साथ होने से क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि 3 आदमी एक साथ तो मरे नहीं होंगे और नहीं जो 5 व्यक्ति है वो एक साथ मरेंगे। ठीक है, तो आप इसी याद रखिए कि दमदमा में 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब हमने 2 पढ़ लिए हैं, पाषाण काल पढ़ लिया है और जो मध्य पाषाण काल पढ़ लिया। अब जो है हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है ये 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसके जो लक्षण है दोस्तों, इस समय कृषि की शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि जो है मध्य पूरा पाषाण काल में भी जो थोड़ी बहुत कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो अच्छी तरीके से जो मतलब पूरी तरीके से जो कृषि के प्रमाण मिलते हैं वो नव पाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, जो गेहूं चावल मक्का ये मतलब जो उस समय जो है कृषि की मुख्य फसलें थी। कृषि के आने से स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों कृषि के आने से इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया जीवन, मनुष्य के जीवन में रहने की मतलब जो है व्यक्ति जो है स्थायी रूप से रहने लग गया। अब आप ही बताइए कि ये आपके पास ये कोई जगह है, अगर आपने यहाँ पर किसी जगह की खेती की है तो आप इस खेती की देखभाल करनी होगी, आपको उस जगह पर रहना होगा। कब उसको पानी की आवश्यकता है, कब कोई जानवर तो उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई व्यक्ति तो उस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो मतलब उसमें जो व्यक्ति का स्थायी जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि व्यक्ति जो है इसी के आसपास फिर मतलब रहने लग जाता है कि ताकि उसकी जो फसल है वो उसमें भी अपना उसका जो ध्यान मतलब आकर्षित करे रहे। ठीक है, और इसकी जो है रक्षा कर सके अपनी फसल की। उसमें आग के उपयोग की जानकारी हो गई थी। दोस्तों मैंने बताया कि आग का जो ज्ञान था वो तो मतलब वो जो है पूरा पाषाण काल से ही था, लेकिन जो इसकी जो जानकारी थी वो नव पाषाण काल में आई। ठीक है, मतलब आग का जो उपयोग है वो किस तरीके से करना है। और दोस्तों जो कम्ब कार्य है, मिट्टी का सामान का ज्ञान हो चुका था, मतलब मिट्टी के जो है खिलौने या फिर पहिए ये किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि इसमें जो पहिए का भी आविष्कार हो गया था। और जो पहली फसल जो उगाया गया, ठीक है, पहली फसल जो उगाया गया, लेकिन जो पहली फसल खाया गया वो था गेहूं। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि जो को पहले तो उगाया गया, लेकिन जो सबसे पहले जो खाया गया, जो मतलब मनुष्य ने खाया वो था गेहूं। ऐसे कैसे? तो दोस्तों ऐसे इसलिए क्योंकि जो सबसे पहले जो का जो उपयोग होता था, जो का जो सबसे पहले उपयोग होता था वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, वो मतलब खाने के लिए नहीं किया जाता था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो का इस्तेमाल पहले मनुष्य धार्मिक कार्यों के लिए करता था, ठीक है, खाने के लिए नहीं करता था। और जबकि जो गेहूं का इस्तेमाल है सबसे पहले खाने के रूप में किया गया, तो इसीलिए जौ को सबसे पहले उगाया गया और गेहूं को जो है सबसे पहले खाया गया। ठीक है, और नवपाषाण काल में औजार किस तरीके थे इसे देख लेते हैं। तो इनमें जो है औजारों में इसमें और ज्यादा परिवर्तन आया नवपाषाण काल में। स्लेट पत्थर के औजार, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब नुकीले औजार कर दिए गए। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का जिस तरीके से विकास होता है दोस्तों, आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल कितने साल पहले है, मतलब 25 लाख ईसा पूर्व से। ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व से अब हम जो है 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व में आ गए। दोस्तों कितना जो टाइम का पीछे था, मतलब इसमें जो मनुष्य ने कुछ तो परिवर्तन किया होगा, कुछ तो मतलब उसका विकास हुआ होगा। ठीक है, तो यही स्लेट पत्थर के औजार मतलब आ गए थे, बहुत ज्यादा नुकीले और बहुत ज्यादा जो है चपटे औजार। ठीक है, और इसमें जो इसकी जो स्थल है वो देखते हैं नवपाषाण काल में जो स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्थल है वो है मेहरगढ़। दोस्तों ये मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। और दोस्तों ये मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। ठीक है, और मेहरगढ़ में दोस्तों जो है 7,000 ईसा पूर्व में कृषि का जो है पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब आपको ये बात याद रखनी, कृषि का जो सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पुराने खोजों के आधार पर, ठीक है, नई खोजों के आधार पर जो है दूसरी जगह पर, यानी जो नई खोजों के आधार पर जो है लहुरा देव है एक स्थान, यहाँ पर जो मतलब प्राप्त हुए। ठीक है, जो मेहरगढ़ में जो पालतू भैंस का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है। ठीक है, पालतू भैंस, क्योंकि मैंने बताया पालतू कुत्ते के बारे में तो आपको शुरू में ही जो इसका प्रमाण मिल गया था। ठीक है, अब दूसरा जो इसका स्थान है वो है लहुरा देव, और ये दोस्तों संत कबीर नगर के आसपास है, ये यूपी में है। यहाँ जो है 8,000 ईसा पूर्व कृषि का प्रमाण मिलता है, और ये जो है नई खोजों के अनुसार। दोस्तों मैंने बताया कि पुरानी खोजों के अनुसार मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ कितने 7,000 ईसा पूर्व में। ठीक है, कृषि का साक्ष्य। और दोस्तों जो नई खोज मतलब अनुसार मतलब अभी अभी जो खोज हुई है कुछ समय पहले, उसका जो स्थान पाया गया वो है लहुरा देव। यहाँ जो है 8,000 ईसा पूर्व इसका प्रमाण मिलता है। अब दोस्तों आपको बताइए कि पहले जो है मतलब 7,000 ईसा पूर्व आता है या सबसे पहले जो 8,000 ईसा पूर्व आता है।
बताइए बताइए। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जो है 8000 ईसा पूर्व आता, तो मतलब इससे भी पहले, मतलब मेहरगढ़ से भी पहले जो जो मतलब कृषि होती थी वो कहाँ पर होती थी, वो होती थी लहुरा देव में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से जो है चावल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है 8000 BC में ही, यहीं से मिला है, लहुरा देव से ही। अब जो इसका तीसरा जो स्थान है वो कोल्डी हवा, ठीक है, इलाहाबाद यूपी में है। यहाँ से जो 6500 ईसा पूर्व चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिए दोस्तों, इसे आप ML करके याद रख सकते हैं। M से मतलब मेहरगढ़, L से लहुरा देव और K से जो है कोल्डी हवा, ठीक है। ये तीनों जो है मतलब स्थल हैं किसके, नवपाषाण काल के, ठीक है दोस्तों। आज मैं बस थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, इसके बारे में जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। आज का सिर्फ यही पेज है, ठीक है। अब जो एक अन्य स्थान है वो है चिराग है, ठीक है। ये जो है सारण बिहार के आसपास पड़ता है। यहाँ से जो है हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए, मतलब हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चिरान से, ठीक है। और ये कहाँ, ये बिहार में है। तो दोस्तों आपसे मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपके जो है मतलब हड्डियों से औजार किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना चिराग जो स्थान है वहां से जो है हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं कश्मीर में ये इसका अन्य स्थान है दोस्तों। कश्मीर में जो दो स्थान है, एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ कराल, ठीक है। बुर्ज होम का दोस्तों जो अर्थ है वो होता है जन्म स्थान, मतलब जिस स्थान पर मनुष्य का जन्म हुआ हो। यहाँ पर जो लोग है वो गड्ढे में रहते थे, मतलब गड्ढे खोद के रहते थे, ठीक है। उसके ऊपर मतलब घास फूस से लकड़ी से कुछ ढक लेते थे दोस्तों, लेकिन जो गड्ढे में रहते थे यहाँ पर, ठीक है। और इसका यहाँ पर जो मतलब लोग जो जीवन यापन करते थे वो शिकार से, मछली पालन से, आखेट और शिकार एक ही होता है दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों बुर्ज में एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि इसका क्या अर्थ है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का क्या अर्थ हो सकता है। अब दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले जो मतलब जो पशु पाला गया वो कुत्ता ही था, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि मनुष्य को कुत्तों से ज्यादा लगाव हो, जैसे आज के समय में थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से कुछ हुआ हो, लेकिन अभी जो इसके बारे में वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि दोस्तों मतलब इन दोनों जो मतलब ये एक ही कब्र में मालिक और जो है कुत्ता क्यों मिले हैं, ठीक है। जो कश्मीर में जो दूसरा स्थान है वो गुफ कराल, इसका जो अर्थ होता है ये होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन का एक साथ साक्ष्य मिला है, ठीक है दोस्तों। जो आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। प्री हिस्ट्री के बारे में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम पूरी तरीके से जो प्रागैतिहासिक काल है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप जो हमारे प्रागैतिहासिक काल के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट तो मैंने आज ये पढ़ा दिया है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट में आएगा उसमें मैं कांस्य युग लेके आऊंगा और लौह युग लेके आऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो मतलब प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 पार्टों में बांटा गया था। एक था पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। तो पाषाण काल के बारे में हमने आज जो पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ा, ठीक है। अब जो अगला इसका पार्ट आएगा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कांस्य युग के बारे में, लौह युग के बारे में। दोस्तों आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।